बच्चों हम लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर चल रहा था और देखिए आपका फॉर्मूला चार्ट देखिए। फॉर्मूला चार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर है इसका फॉर्मूला चार्ट देखिए आप। फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब आप 9 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग कैरिंग करंट I naught along y-axis is placed as shown in the figure. Find force on the wire segment of length 2a carrying current I as shown in the figure. अच्छा, ये इधर एक I वायर है, अच्छा, जिसकी लेंथ 2a है लेकिन वो A पोजीशन पे रखा है। तो इस तरह का सीन बन गया, ध्यान दो। ये इनफाइनाइट वायर है I नॉट का, इसमें I नॉट करंट जा रहा है बेटा, राइट। यहां से A डिस्टेंस पर एक करंट कैरिंग वायर है जिसका करंट I है, लेकिन ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस 2a है। ये लेंथ, इसकी वायर की लेंथ 2a है, यानी टोटल 3a हो गया है, करेक्ट। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग होगी, तो मैं एक वायर सेगमेंट ले रहा हूं, छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं dx। तो दिस इज dx पीस और ये यहां से x डिस्टेंस पर हो गया। तो dx पीस है x डिस्टेंस पर, ये x पॉइंट है ना, ये पॉइंट x है। अब आप देखो कि जो b आएगा आपका वो कितना आएगा x पॉइंट पर, b आपका आएगा म्यू नॉट I नॉट अपॉन 2 पाई x। ये आपका b आ गया बेटा, है ना। हमें फोर्स चाहिए इसके ऊपर, तो देखिए फोर्स आता है आपका। फोर्स का जो है ना सिंपल फॉर्मूला आप लगा लीजिए, क्योंकि जब कैलकुलेशन केवल मैग्नीट्यूड की करनी होती है ना तो आप सिंपल IL भी लगा दिया करो, ठीक है। ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखिए अब आपका जो F आएगा वो आएगा I, आपका I है यहाँ पे, L है आपका dx और B आपका B है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की इच्छा हो रही है किसी बच्चे को तो 2 मिनट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे कोई खास बात है नहीं। df वेक्टर, इसको df लिखो बेटा, स्मॉल फोर्स df वेक्टर। तो आप लिखेंगे I और dx I कैप क्रॉस b आपका माइनस k कैप होगा। देखो ये आपका करंट है ना, तो b की डायरेक्शन माइनस k कैप आएगी। आप चेक करो, ये वाला करंट ऐसे है थंब, तो b आपका उधर जाएगा, है ना, तो माइनस k कैप आएगा। तो आपका df जो है वो देखिए क्या आने वाला है, df आपका आने वाला है I, b आपका जो है b है ही, और dx आपका dx है। ये आपकी जो I कैप क्रॉस माइनस k कैप है ना, माइनस k कैप, ये हो जाएगा j कैप, यानी आपका फोर्स y डायरेक्शन में लगेगा। तो आपका रिजल्ट y डायरेक्शन में ही आने वाला है, ये पक्का है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक करेंगे, a से 3a तक। तो आपका F फोर्स आ जाएगा बेटा डायरेक्ट। देखो मैं कर रहा हूं, I को मैं I लिख रहा हूं, B की वैल्यू ईमानदारी से लिख रहा हूं, म्यू नॉट I नॉट अपॉन 2 पाई x। x तो वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखूंगा, x को इंटीग्रेशन के अंदर लिखूंगा मैं, क्योंकि वेरिएबल है वो। j कैप आपका यूनिट वेक्टर है, तो वो उसका डायरेक्शन दिखा रहा है। यहाँ ये डायरेक्शन पूछ नहीं रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है आपका आंसर आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। इसकी लिमिट है a से 3a तक, a से 3a तक। देखो बेटा ये आपका वायर यहां से स्टार्ट हो रहा है, a से 3a तक इसकी लिमिट है। 2a लंबाई का वायर है ना, तो आपके पास में ये आ जाएगा लॉन ऑफ 3a अपॉन a, यानी कि आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और ये आ गया है लॉन 3। अगर इसकी डायरेक्शन कोई आपसे पूछे तो आप j कैप बता दीजिए, राइट। नहीं पूछे कोई बात नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, हाँ तो ये आ गया 3, बिल्कुल ठीक है। मतलब कुछ खास कैलकुलेशन नहीं थी, आपको छोटा टुकड़ा करना था और उसके बाद उसको आगे बढ़ाना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहे हैं फाइंड टॉर्क ऑन द वायर सेगमेंट इन द अबव प्रॉब्लम अबाउट पॉइंट P। अच्छा P पॉइंट जो है ना बेटा, ये वाला पॉइंट इन्होंने P कहा है, ये वाला पॉइंट इन्होंने P कहा है। तो मैं देखिए इस क्वेश्चन को जो है 11 वाले क्वेश्चन को कर रहा हूं, फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए
सीन बिल्कुल वही है, यानी पुराना वाला क्वेश्चन है। आई नोट आपका करंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा जी, यहां से आपका एक वायर है जो ए डिस्टेंस से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट पी है, इसके अबाउट हमें टॉर्क चाहिए। अगर मैं यहां से एक वायर का छोटा सा टुकड़ा dx ले लेता हूं और इस डिस्टेंस को मैं अगर x मान लूं, x, तो बेटा इस p से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इसकी, x माइनस a आ जाएगी, करेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने आज बात की df बराबर आएगा i dx इंटू b। तो ध्यान दीजिए df स्मॉल फोर्स, i आपका i है, dx आप dx रहने दीजिए पूरा, b की जगह लिख दीजिए म्यू नॉट i नॉट अपॉन 2 पाई x। ये df है बेटा, स्मॉल फोर्स है, स्मॉल फोर्स। अब हमें टॉर्क चाहिए p के अबाउट, तो मैं स्मॉल टॉर्क निकाल दे रहा हूं, d टॉर्क। आप देखो p के अबाउट डिस्टेंस x माइनस a है, तो x माइनस a इंटू df, इट इज d टॉर्क। तो स्मॉल टॉर्क है आपका d टॉर्क इक्वल टू x माइनस a, और df जो है वो है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, और ये dx है बेटा। अब देखो हमें टॉर्क कंप्लीट निकालना है ना, तो टॉर्क कंप्लीट निकालेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे d टॉर्क। इंटीग्रेशन की लिमिट वही आएगी a से 3a तक, क्योंकि x की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, उसको x माइनस a लिखा है अपन ने। एक बार जरा आप चेक करना, जो जो कांस्टेंट क्वांटिटी जो हमको बाहर निकाल दीजिए, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है बेटा। इंटीग्रेशन में आएगा आपका x माइनस a अपॉन x dx, लिमिट आपकी a से 3a तक की है। तो आप चेक करो इसको जरा, है ना। हाँ, अब देखिए मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो तो आप चुपचाप रख ही देंगे, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, और 2 पाई ये आ गया। अब जरा आप एक बार इंटीग्रेशन चेक करिए, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, x इसमें डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा क्या, x आ जाएगा, है ना, माइनस a लॉन x आ जाएगा। लिमिट आपकी है a से 3a तक। अब आप लिमिट लगाइए बाकायदा, तो देखिए टॉर्क आपका कंप्लीट आ जाएगा अब, है ना। एक मिनट, ये क्या बात है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, आप अब लिमिट रखिए 3a माइनस a, तो ये 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, और माइनस a लॉन 3 आ जाएगा। ये चेक करना जरा, नहीं, एक मिनट, हाँ लिमिट आएगी तो वही आएगा, लॉन 3 आएगा, सही है। देखो अब आप कैलकुलेट करो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, है ना। आप ये 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, a को बाहर निकाल लो, तो ये 2 माइनस लॉन 3 आ जाएगा। ये आपका टॉर्क आया है, करेक्ट, चेक करिए, हाँ टॉर्क यही आया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो नेचुरल है, वो तो आपको करना पड़ेगा। वैसे इस तरह के जो है ना, हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, सब कुछ पहले किया हुआ है, इस तरह के सारे गेम खेले हुए हैं। अब वो बात एक अलग, आप रिवाइज नहीं करते थे या क्या बात है, वो एक अलग है, लेकिन किया हुआ सब है। 12th क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए, फॉर्मूला चार्ट का देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अ वायर कैरिंग करंट I नॉट इज लाइंग ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन फिक्स्ड वेज ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज शोन इन द फिगर। ठीक है, वायर उसके ऊपर रखा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ऐसा दिखा रखा है उन्होंने। देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप द वायर अंडर इक्विलिब्रियम, टेक द वायर एज मास m, मास ऑफ वायर एज m एंड इग्नोर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो क्या किया है इन्होंने ऐसा सीन है, देखो मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं बना रहा मैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं बना रहा मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। यहां पर बेटा एक वायर है जिसके अंदर करंट बह रहा है इनवर्ड, ये वायर का करंट है, इसको I कह रहे हैं, वायर का करंट, करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है ना, वो दे रखा है आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है B, हाँ मैग्नेटिक फील्ड B है। अब देखिए आपका करंट जो है ना वो इनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड B इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जरा इसका फोर्स कैलकुलेट करो आप।
फोर्स जो आएगा ना, इनवर्ड करंट है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो आई एल क्रॉस बी होता है, आई एल क्रॉस बी होता है। तो देखिए एल आपका इनवर्ड है, एल से बी की तरफ ले जाना है और बी ऊपर की तरफ है, तो आप एल इनवर्ड ऊपर की तरफ ले जाइए तो आपका फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ध्यान रखो, एल अंदर की तरफ और बी ऊपर की तरफ, क्योंकि आई करंट अंदर की तरफ है। तो मैं देखिए ऐसे कर रहा हूं और वो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब आपका फोर्स जो है ना वो इस डायरेक्शन में लगेगा और ये फोर्स होगा आई एल बी, ये फोर्स होगा आई एल बी। आपको इक्विलिब्रियम करना है क्या? फ्रिक्शन वगैरह है? नहीं, फ्रिक्शन नहीं है ना। आपको इक्विलिब्रियम करना है तो बेटा देखो एम जी इधर आएगा, आप इधर इस कंपोनेंट को एम जी साइन थीटा लिख दो। मेरे को लग रहा है इक्विलिब्रियम करने के लिए एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू आई एल बी। ये सब वही सवाल है, मतलब एक्चुअल में ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो किया था ना 11वीं क्लास में, बिल्कुल वही है, एम जी साइन थीटा अपॉन आई एल, ये आपका आंसर आएगा बी। चेक करिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करिए आप, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम टेकिंग द सरफेस एज रफ विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप द वायर स्टेशनरी। अच्छा, सबसे कम से कम मतलब कि वो चाहिए। ओके, तो एक काम करो आप, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको आप वर्टिकल डायरेक्शन में ले लो और फिर कर दो इसमें डायरेक्शन। देखो आप डायग्राम देखो बना भी रखा है, तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, आप जरा चेक करना। मैं क्रॉस सेक्शन व्यू बना रहा हूं, क्रॉस सेक्शन व्यू में क्या है, मैं करंट को फ्लो करूंगा अंदर की तरफ, तो दिस इज वायर और ये करंट अंदर की तरफ है, इनवर्ड, इसको आई कह देते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर आप इनका डायग्राम देखोगे ना तो डायग्राम में बी वेक्टर ऐसे दे रखा है, राइट। अच्छा, डायग्राम में जब बी वेक्टर ऐसे दे रखा है तो आप देखिए इसमें जो फोर्स आपका आएगा वो आएगा आई एल बी इधर की तरफ, आई एल बी इधर की तरफ आएगा, और ये आपका एम जी है, एम जी साइन थीटा इधर आएगा, एम जी कॉस थीटा इधर आएगा। इस आई एल बी का एक कंपोनेंट आप उधर करो, दैट विल बी आई एल बी कॉस थीटा। इस कंपोनेंट को एक कंपोनेंट इधर करेंगे तो दैट विल बी आई एल बी साइन थीटा। यहां पर बेटा नॉर्मल रिएक्शन आएगी, देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो आने वाला है ना वो आएगा आपका एम जी कॉस थीटा प्लस आई एल बी साइन थीटा, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आएगा, राइट। ओके, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब आपको फ्रिक्शन की बात करनी है। देखिए फ्रिक्शन का क्या है कि एक सिस्टम है फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मोशन की फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मोशन की टेंडेंसी होती है। तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो देखिए अगर मान लो टेंडेंसी ऑफ मोशन आपका नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो म्यू इंटू एन ऊपर की तरफ होगा फ्रिक्शन फोर्स, अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे की तरफ है तो। अब देखो आप, अब अपन इसको लिखते हैं, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ है बेटा, अपवर्ड फोर्स को इक्वेट करो आई एल बी कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एन, मैंने ऊपर की तरफ लिया है इसको, है ना। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो आप जो है इसको पूरा लिखिए, आई एल बी कॉस थीटा तो है ही है, प्लस म्यू इंटू एन लिख रहा हूं मैं। म्यू इंटू एन कितना है, एन आपका ये है एम जी कॉस थीटा प्लस आई एल बी साइन थीटा, ये आपका बेटा इसके साथ में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एन को। अब आपकी इच्छा क्या हो रही है, बी निकालने की इच्छा हो रही है ना, तो आप ऐसा करो बी को एक साइड में रख लो, बाकी चीजों को एक साइड में रख लो। तो देखो मैं एम जी को इधर ले आ रहा हूँ, सारा एम जी पूरा इधर लेके आ रहा हूं मैं, आप चेक करना जरा। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा बेटा, और आई एल बी को मैं इधर रख रहा हूं चुपचाप, आई एल बी आप चेक करेंगे तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपके पास बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई तो
यह है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन आई एल और कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आएगा ना, हाँ वहां पे म्यू है तो म्यू साइन थीटा आएगा। ये बेटा आपका जो है ना बी की वैल्यू आई। अब बताइए ये बी की वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है? देखिए ये मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकती। मिनिमम कैसे है? न्यूमरेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो ये मिनिमम की कंडीशन है, राइट। अगर मान लो आप बाई चांस गलती से फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर ले जाओ, अगर ले जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर ले जाएंगे तो पता है क्या होगा, आपका बी ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा। तो ऐसा फिर तो मैक्सिमम हो जाएगा वो भी, है ना। तो आप मिनिमम के लिए आप उसको माइनस के साइन और प्लस का साइन बाद में चेंज कर सकते हो अगर आपका आंसर आ रहा है तो। अच्छा इन्होंने 10 के फॉर्म में दे रखा है आंसर, एक काम करो 10 के फॉर्म में आंसर दे रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, ये तो बड़ा आसान काम है अपने लिए। आप है ना cos थीटा से डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को, तो cos थीटा से डिवाइड करोगे तो ये tan थीटा माइनस 1 आएगा और ये आएगा 1 प्लस म्यू tan थीटा। इसमें क्या बात है, अगर tan थीटा में आंसर दे रखा है तो ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 था बेटा, आ जाइए आप 14 पर आ जाइए। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल है एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट, एक प्रोटॉन है बेटा और एक अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विद देयर वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। इसका मतलब 90 डिग्री है, तो अपना फॉर्मूला सिंपल लगेगा, R = mv अपॉन qb, कंपेयर द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय देम। देखो बेटा हमने आपको पढ़ाया था R बराबर mv अपॉन qb, अगर 90 डिग्री पे एंट्री कर रहा है तो। अब mv क्या है, mv आपका है P, तो इसको कहते हैं अंडर रूट ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb। चेक करो, आप चेक करो, तो qb तो आपका qb है ही, अंडर रूट ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दो ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बेटा कहते हैं q इंटू वी, q इंटू वी, हाँ काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी होती है। इन्होंने v सेम दे रखा है, v सेम दे रखा है और हमारे को रेडियस चाहिए, b भी सेम है, सब कुछ सेम है। हाँ m और q अलग अलग होगा बेटा, वो तो देखो होगा ही। देखिए r को मैं लिख रहा हूं प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m अपॉन q, आप चेक करना जरा, r प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m अपॉन q, ये मेरा जवाब आ गया। अब आप रेडियस ऑफ फॉर द प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ फॉर द अल्फा पार्टिकल निकालिए, तो देखिए मास ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 होता है। चलिए जी, फिर चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि उल्टा होगा ना चार्ज, तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन का 1, तो आई थिंक इट इज 1/√2। चेक करना जरा आंसर, यस ये 1/√2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब आप प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। ये बड़े आसान आसान सवाल हैं लेकिन आपको करने तो है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स with a velocity 4 into 10⁻5 meter per second enters the uniform magnetic field. The velocity makes angle 60 degree. अच्छा, find the radius of the helical। अच्छा देखो जी, radius of the helical path हमने आपको बताया था mv sin थीटा अपॉन r, नहीं mv sin थीटा अपॉन qb, ये रेडियस बताया था हमने। आप निकालिए, m क्या है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन है। देखो प्रोटॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन है ना, हाँ प्रोटॉन का मास तो देखो मैं जानता हूं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 है, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना प्लीज। वेलोसिटी कितनी है बेटा, 4 इंटू 10⁵ है। साइन 60 डिग्री तो आजकल कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, 0.86 होता है, √3/2 होता है, तो √3 1.732, हाँ यही आता है, 86 होता है या 8, हाँ चलो जो भी हटाओ, अप्रोक्सीमेट लिख दिया जी, हम कौन सा सही कर रहे हैं। क्यों बताओ, क्यों बताइए कितना है। प्रोटॉन का चार्ज तो क्लियर होता है ना, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। बी का डायरेक्ट, बी की वैल्यू रखिएगा इन्होंने,
बी की वैल्यू 0.3 टेस्ला दे रखी है। अब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करिए आप जरा, रेडियस ऑफ हेलिक्स आएगा बताइए 19, ये ऊपर जाएगा माइनस का 8 बचेगा, 5 3 बचेगा माइनस का, है ना, माइनस का 3 बचेगा। 1.66 को मैं काट ही देता हूं, इससे ऐसे कर देता हूं, है ना। हाँ ठीक है। अब देखो जरा एक बार हम इसको अप्रोक्सीमेटली करते हैं, 0.862 वो हो गया, नीचे 0.3 आ जाएगा, है ना, और ऊपर 10 की पावर -3 आएगा, है ना, 10 की पावर -3 आएगा या 4 आएगा, देखो 8, हाँ 10 की पावर -3 आएगा, ये आएगा। अब जब आप इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 3 कर सकते हो, है ना, तो ये 1.112 इंटू 10 की पावर -3 आएगा, ये 12 इंटू 10 की पावर -3 आ गया, तो आंसर क्या है इसका 1. ये मीटर में आया आंसर, दिस इज इन मीटर, सो दिस इज इन मीटर, तो 1.2 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर, राइट। चलिए ये चीज हो गई। अब आगे क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ द हेलिक्स एंड पिच ऑफ द हेलिक्स, तो बड़ा आराम से आ जाएगा। देखो पिच आ रहा है आपका, पिच क्या होगा आपका, पिच आपको हमने बताया था कि सीधे सीधे आप v cos थीटा को t से टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम पीरियड क्या होता था बताइए, v cos थीटा cos 60 डिग्री, टाइम पीरियड आपका होता था 2πm/cube। ये तो बिल्कुल हेलिक्स का पिच जो है ना आपको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छी तरह से। तो v cos थीटा कितना बेटा, v तो आपकी वेलोसिटी है यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर 5, cos 60 डिग्री तो 1/2 होता है आजकल, 2π। m देखना जरा, m प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। b कितना है 0.3 है, बस हो गया, कार्यक्रम हो गया। 2 से 2 को उड़ा दो। मेरे को क्या इजी कैलकुलेटर में बहुत मजा आता है मेरे को क्या सबको आता है, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए जी, काय को डिफिकल्ट काम करना। हाँ ठीक है। अब आप देखेंगे ना, तो ये 10 की पावर माइनस ये 27, ये 10 की पावर -8, ये 5 बचा, तो इसका मतलब 10 की पावर 3 वापस से आ जाएगा, है ना, 10 की पावर -3 आएगा, 4 इंटू पाई ऊपर रहेगा बेटा, और अपॉन 0.3 नीचे रहेगा, है ना। हाँ 4 आ गया, पाई आ गया, 0.3 नीचे आ गया, और 10 की पावर -3 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये कितना सेंटीमीटर आ गया, हाँ आ ही गया 4.4 सेंटीमीटर, और क्या है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 15 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो जल्दी से, फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है साहब, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ध्यान रखना। यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होने का मतलब पता है क्या होगा, पॉजिटिव वाले से उल्टे रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव वाले से उल्टे रिजल्ट आएंगे। आप एक बार पॉजिटिव का रिजल्ट निकालो, फिर उसका उल्टा कर देना, वो नेगेटिव का होगा। अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन विथ अ स्पीड v along x axis in a region of uniform magnetic field B directed along पॉजिटिव z axis। अच्छा ठीक है जी, y इन्होंने उधर लिया है, ठीक है, पॉजिटिव z axis। if the thickness of region is d, find the angular deviation of the particle as it comes out to the magnetic field। अच्छा ओके, देखो बेटा एक बात सुनो, एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया है आउटवर्ड, इधर की तरफ आउटसाइड में। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने ऐसे बनाया है, लिमिट खड़ी कर दी, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है कि काफी फैला हुआ है ना, इसी रेंज के अंदर है, बस इसके अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। आप मैग्नेटिक फील्ड के दर्शन कर लो प्लीज, सभी बच्चे मैग्नेटिक फील्ड के दर्शन कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के दर्शन कर लिए बेटा। हाँ ये वाली जो थिकनेस इन्होंने दे रखी है ना मैग्नेटिक फील्ड की, ये थिकनेस दे रखी है डी, ये मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस दे रखी है बेटा डी, राइट।
अच्छा, यहां से एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ये किस स्पीड से एंट्री कर रहा है, v स्पीड से एंट्री कर रहा है, नेगेटिव पार्टिकल है, ध्यान रखना, चार्ज q है, मास m है, नेगेटिव पार्टिकल है, अब ये v स्पीड से कर रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन पे फोर्स किधर लगेगा इसका पता लगाना है। इस फोर्स का पता लगाने के लिए पता है हम क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव मान के फोर्स पता लगा लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको हम नेगेटिव कर देंगे। तो देखिए फोर्स का आपका क्या फार्मूला था, फोर्स का आपका फार्मूला था क्यू वी क्रॉस बी, ये फार्मूला था। फोर्स की डायरेक्शन चाहिए ना अपने को, जिससे पता लगेगा पार्टिकल किधर मुड़ेगा। अच्छा एक काम करो, इसको माइनस क्यू लिखी दो, लिखिए दो। वी वेक्टर आपका वी आई कैप है बेटा, और बी वेक्टर आपका है बी के कैप, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू वी बी, और आई क्रॉस के को माइनस जे कहते हैं। इसका मतलब अब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर, ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर माइनस जे होगा, लेकिन नेगेटिव है इसलिए आप इसको प्लस क्यू बी कर दो। ये मैंने डायरेक्ट नेगेटिव पे निकाल दिया है ना। अगर आप केवल पॉजिटिव क्या करते तो यहाँ पर प्लस क्यू करते तो फिर माइनस जे आता, माइनस जे आने का मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगा, लेकिन नेगेटिव होने के कारण ऊपर मुड़ेगा, यानी ये पार्टिकल ऐसे मुड़ जाएगा। अब आप देखिए ये इस फील्ड को क्रॉस कर रहा है, जैसे ही ये इस फील्ड को क्रॉस करेगा उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब तक फील्ड में है तब तक टर्न होगा, सर्कुलर मोशन करेगा, बाद में स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगी, तो फिर फोर्स लगना बंद हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा फोर्स लगता है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगता है आपका वो लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री क्रॉस कर गया वो, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद, फिर कुछ नहीं लगेगा, फिर तो वो स्ट्रेट जाएगा, तो वहां के बाद फिर वो टेंजेंशियली जाएगा, टेंजेंशियली जाएगा। अब मैं कहता हूं कि ये जो सर्कुलर मोशन है, मान लो इसकी रेडियस यहां है, मान लेते हैं ऐसा रेडियस है, तो दिस पॉइंट इज द रेडियस पॉइंट, तो इसको मैं रेडियस मान लूं बेटा यहां पर। एक मिनट जरा, मैं लाइन थोड़ी टेढ़ी बना दिया, इसको मैं रेडियस मान लेता हूं, देखना रेडियस, ये रेडियस है, फिर बना गया टेढ़ी, क्या बात है मेरे को। चलो मैं सीधी बनाने की कोशिश करता हूं लाइन, ये रेडियस है, ठीक है, ये यहां से यहां तक रेडियस है, मैंने उसको सेंटर ऑफ सर्कल मान लिया, तो अब देखो यहां तक आएगा ना, तो ये भी रेडियस होगी, ये बेटा एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा पक्का। इसका मतलब इतना ये टर्न कर जाएगा, थीटा एंगल तक टर्न कर जाएगा, है ना। अब इन्होंने कहा है कि आपको थीटा एंगल ही पता करना है, अच्छा जी कर देते हैं। ये बेटा आपके आ गया आर साइन थीटा, ये डिस्टेंस, इसका मतलब d इक्वल टू है आर साइन थीटा, बिल्कुल d इक्वल टू आर साइन थीटा, आर की वैल्यू रख दो, ये लो d इक्वल टू आर साइन थीटा, d इक्वल टू आर साइन थीटा, आर की वैल्यू रखो एम बी अपॉन क्यू बी, और ये साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा लिखो बेटा, साइन थीटा हो गया क्यू बी डी अपॉन एम बी, तो थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स क्यू बी डी अपॉन एम बी। देखना ऐसा आंसर है क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा ही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 17 को तेजी स्पीड से देख लो, इजी क्वेश्चन है, ये सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा इसमें डायरेक्शन का गेम, जिसने वेक्टर की प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है ना, वो उनसे ये सवाल आराम से जाएंगे, जिसने वेक्टर छोड़ दिया उसका नहीं होगा। वेक्टर आप एक बार रिवाइज कर लो पूरा। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q and mass m released from origin with velocity this into a region of uniform electric field and magnetic fields parallel to y axis। अच्छा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी y एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड भी y एक्सिस में है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ दिस। वेरी गुड। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में है, मैं एक काम करता हूं, अपन ने जैसे ये बनाया था x y z, हमारा ऐसा होता था x y और z ऐसा होता था, ऐसा z होता था, z इधर की तरफ होता था। इस तरह के क्वेश्चंस को करने में मैं क्या करता हूं कि जो फील्ड होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमेशा मैं परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ले लेता हूं। अब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड जो है ना y डायरेक्शन में दिया है, तो मैं ऐसा करता हूं इसको घुमा देता हूं, ये x है ना, तो इसको मैं जो है ऐसे घुमा देता हूं, ऐसे घुमा देता हूं, z आपका नीचे आ जाएगा, y आपका इधर आ जाएगा, है ना। तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको डायग्राम बनाने के लिए x को इधर ले रहा हूं बेटा और z को इधर कर दे रहा हूं, z को इधर कर दे रहा हूं।
इससे क्या होगा आपका y आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दिस विल बी y। ये आपका प्लस x है, ये ध्यान रखिए, ये आपका प्लस z है। ध्यान दो, ये केवल है ना हमने फ्रेम को टर्न किया है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो मैंने इसको फ्रेम को पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो z नीचे लेट गया, y ऊपर आ गया। y ऊपर आने से हमें क्या फायदा होगा कि जो E है वो y डायरेक्शन में, B y डायरेक्शन में। देखिए E के कारण जो आएगा ना फोर्स, वो तो हमेशा लगता ही लगता है। तो E के कारण फोर्स तो हमेशा ही लगता है। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स मैं बता रहा हूं आपको, वो हर हालत में लगेगा, वो लगता है QE। तो एक्सीलरेशन कितना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण? इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण एक्सीलरेशन होगा QE अपॉन m। और ये फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका y डायरेक्शन में है, इसलिए अच्छा इन्होंवेलोसिटी किस डायरेक्शन में दी है? स्टार्ट वाली वेलोसिटी इन्होंने x डायरेक्शन में दी है। देखो स्टार्ट वाली वेलोसिटी इन्होंने x डायरेक्शन में दी है, ये ध्यान रखिए आप। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v इनिशियल इट इज इक्वल टू v i कैप है बेटा, ये आप ध्यान दीजिए। तो मैं कहूंगा ये y डायरेक्शन में आएगा ना इसका, हाँ जी ये y डायरेक्शन में है ये फोर्स। किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, y डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में, b भी y डायरेक्शन में। तो मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा चेक कर लूं अच्छी तरह से। तो ये आपका ay है, और आपका जो vy आएगा, नहीं सॉरी vy की जरूरत नहीं है ना, हमारे को तो पोजीशन चाहिए। इन्होंने पोजीशन के लिए कहा है बेटा, पोजीशन पूछा है अपने से, तो आप vy की बातें बंद करो, पोजीशन की बात करो डायरेक्ट। तो y पोजीशन जो आएगी ना, y पोजीशन आपकी आएगी uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ये पोजीशन चेंज हो रहा है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ध्यान देना। uy 0 है इनिशियल में, y डायरेक्शन में कोई वो नहीं है, हाफ ay इज QE अपॉन m, t स्क्वायर आपका t स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब y कंपोनेंट तो आपका आ गया पोजीशन का, y कंपोनेंट तो आ गया आपका पोजीशन का, सीधा सीधा निकाल दिया। देखो कितना आराम से निकाला हमने y कंपोनेंट पोजीशन का, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। चेक करना जरा आंसर में, QE अपॉन m t स्क्वायर। हाँ देखिए y कंपोनेंट आपका दिख रहा है, और वो j कैप में आएगा हमेशा, राइट। एक काम तो आपने कर दिया, अब बाकी बच गया, जो कर लो आप, अब इसे कोई मतलब नहीं है। अब b को देखो आप, b आपको दे रखा है j में, है ना। तो आपका जो फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स, उसका क्या रूल है जरा चेक करना। मैग्नेटिक फोर्स निकालो। मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा वेक्टर बराबर q v क्रॉस b। v है आपका i कैप और b है आपका क्या? j कैप। i क्रॉस j क्या होता है? k। इसका मतलब q v भी k कैप में आएगा बेटा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये पार्टिकल जब यहां से ऐसे थ्रो किया, तो अब ये टर्न होकर के ऐसे हो जाएगा, राइट। मान लीजिए अब इसका जो सर्कल का रेडियस है वो सपोज सेंटर यहां बन गया, सपोज ऐसी सेंटर कहीं तो बनेगा ही, कहीं तो बनेगा। चलो इतना नहीं घुमा, मान लो हम थोड़ा कम घुमा लेते हैं ना। हाँ ये लो जी, सेंटर यहां बन गया बेटा, तो ये r है। अब ये r है तो यहां तक r है पूरा। मान लो ये एंगल थीटा घूम गया, किसी मोमेंट पर थीटा घूम गया, तो थीटा को क्या लिखूंगा हम? थीटा को मैं ओमेगा टी लिखता हूं हमेशा। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है बेटा। और आपको पता है ओमेगा की वैल्यू हमने फिक्स बताई थी, ओमेगा की वैल्यू हमने बताई थी QB अपॉन m। ये हमेशा QB अपॉन m ही आएगी, ओमेगा की वैल्यू कभी बदलती नहीं है। ये r है और ये r है। अब आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए। y का तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको जो है ना इसका बताना है x और z का। तो देखिए x आपका आ गया r साइन थीटा, x आपका r साइन थीटा आ गया, और z जो आपका आएगा ना वो आएगा r माइनस r cos थीटा। ये आपका z आ गया, करेक्ट। हाँ क्योंकि r cos थीटा ये वाला होगा, यहां से यहां तक का r cos थीटा होगा, है ना। हाँ ये थीटा होगा ना, यहां से ये थीटा होगा, तो ये r cos थीटा होगा, राइट। चलिए अब आप जो है इसका पोजीशन वेक्टर रख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूं इसका पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू x वाला लिखो सबसे पहले x वाला लिखोगे तो r sin थीटा है ना, r sin ओमेगा टी। x है तो i कैप लिखो, प्लस r 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, उसको आप k कैप लिखेंगे, प्लस हाफ वो QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, ये लिखेंगे आप, ये j कैप हो गया। बस ये आपका आंसर आ गया।
देखना, चेक करना आंसर। अब वो आर को तो आप लिखते रहिए ना, वो तो आपका गेम है फिर बाद में। देखिए आर को आप लिख दो एम बी अपॉन क्यू बी, वो कोई खास बात नहीं है। और साइन ओमेगा को लिख दो आप क्यू बी अपॉन एम, है ना, क्यू बी अपॉन एम। हाँ, ओमेगा को लिख दो क्यू बी अपॉन एम, क्यू बी अपॉन एम। टी तो टी आएगा ही आएगा, ये आपका जो है ना आई कैप आ गया, प्लस आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं एम बी अपॉन क्यू बी। वो तो कुछ नहीं है, फालतू के टाइम खराब करना है। 1 माइनस कॉस, ये तो देखते ही आप कर दिया करो एग्जाम में अपने आप, ज्यादा लिखने लिखाने की जरूरत नहीं है। क्यू बी टी अपॉन एम आ जाएगा, और ये के कैप आएगा, राइट। और प्लस आपका ये जो है ना, ये तो फिक्स है आपका क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर जे कैप। ये आपका जो है ना वो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। चलिए अब देखो 17 तक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब 18 वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। 18 वाला क्वेश्चन जो है ना इस एक्सरसाइज का सबसे फैंटास्टिक क्वेश्चन है, और इसमें आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंसेप्ट यूज आएंगे और बहुत अलग तरह से कंसेप्ट यूज आएंगे। 18th क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो 18 क्वेश्चन आपको नहीं करना, 18 क्वेश्चन नहीं करना है आपको, लेकिन 19 क्वेश्चन आपको करना है। 19 करना है। 19 क्वेश्चन जो है ना, इसको करने से पहले 16 को 2 बार कर लेना। 19 एंड 16 एक ही टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 19। मतलब एक्चुअल में 19 क्वेश्चन जो है ना वो 16 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ नहीं है, 16 की प्रैक्टिस है। 16 को थोड़ा सा घुमा घुमा के टेढ़ा मेढ़ा कर करके प्रैक्टिस करवा दिया आप लोगों की, है ना। तो 19 क्वेश्चन आप अपने आप करिए, 18 में कराऊंगा। 19 अपने आप करिए, 20 भी अपने आप करो बेटा, 20 सारी अपने आप करिए, है ना। हाँ, 19 एंड 20 ये दोनों अपने आप करिए। इसके बाद में अब हम करेंगे मैग्नेटिक डायपोल एंड करंट कैरिंग लूप, ठीक है। ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। 19-20 आप करो, बहुत मस्त हो जाओगे अगर 19-20 आप लोगों ने कर लिया, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अच्छा इसके अंदर क्या है ये, एक मिनट 20 के अंदर क्या दिया है, इन्होंने पूछा क्या है, एक मिनट 20 सवाल मैं पढ़ लेता हूँ। फाइंड द मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द फॉलोइंग करंट वायर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन इंडिकेटेड इन द, अच्छा मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, तो आपको फोर्स पता करना है, करिए, ठीक है। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके बाद मैग्नेटिक डायपोल एंड करंट कैरिंग लूप हम करेंगे। तो आज की नमस्ते।